हेलो बच्चों, वेलकम टू ईबीसीएल लेक्चर नंबर 14 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पार्ट 4। आज के टॉपिक के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्ट्राइन्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो ट्रांसफ़र के अंदर एप्लीकेबल होते हैं या ये चीज़ें ट्रांसफ़र के अंदर हो सकती हैं, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर बात की गई है। बेसिकली देयर आर 6 काइंड ऑफ डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स that are applicable in the transfer of property act। यूनिवर्सली सब जगह पर एप्लीकेबल होते हैं ये। सबसे पहला आता है उसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। द डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बराबरी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस है ये। दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन वॉज एक्सप्लेन इन द लीडिंग केस कूपर वर्सेस कूपर। कूपर वर्सेस कूपर का केस हुआ था, उसके अंदर ये डॉक्ट्राइन आया था। देखते हैं आगे ये बोलता क्या है। इलेक्शन हियर बेसिकली मीन्स चॉइस। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चॉइस। द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी ट्रांसफर डीड या किसी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के थ्रू जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उससे आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मिलता है, ऑब्वियसली मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। क्या बर्डन मुझे बियर करना पड़ेगा उस ट्रांसफर के साथ साथ में? एंड ही मस्ट नॉट टेक अंडर एंड अगेंस्ट द सेम इंस्ट्रूमेंट। इन अदर वर्ड्स अ पर्सन कांट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विच इज बेनिफिशियल। यहाँ से अंडरलाइन करना इसको। इन अदर वर्ड्स अ पर्सन कांट एक्सेप्ट पार्ट ऑफ एग्रीमेंट विच इज बेनिफिशियल एंड रिजेक्ट अदर पार्ट विच इज बर्डनसन टू हिम। एक पार्ट तो वो बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक पार्ट वो बोल रहा है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो एक ही एग्रीमेंट के अंदर, एक ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर के अंदर वो दोनों बातें नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड बेनिफिट्स अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। ही कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एग्रीमेंट। पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मस्ट ऑल्सो बियर द बर्डन। आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आपको उसके बर्डन भी उठाने पड़ेंगे। मान लो एक लैंड अगर यहाँ पर मैंने परचेज करी है, बायर ने, सेलर ने वहाँ पर मुझे बोला कि सर 6 महीने तो देखो यहाँ पर आप लैंड आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन 4 महीने जो बारिश के होते हैं उसके अंदर यहाँ पे पानी भर जाता है, पूरी ज़मीन डंप हो जाती है, आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। तो यार मैंने सोचा कि यार ज़मीन तो बहुत बढ़िया है, 6 महीने तो यहाँ पर मैं इसका इतना अच्छा यूज़ ले सकता हूँ फार्मिंग के लिए या किसी भी काम के लिए कि वो जो 4 महीने मेरे जो नुकसान के हुए हैं वो भी मैं उससे रिकवर कर लूँगा। सो इफ़ आई हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रॉपर्टी, the benefit that are arising out of that property, I have to accept also the burden that the property is giving to me। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये नहीं, बर्डन तुम्हारे हैं, सारे बेनिफिट्स मेरे हैं। नहीं, एब्सोल्यूट ट्रांसफर का केस है, आपको बर्डन भी मिलेंगे और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब एग्जांपल भी दे दिया, ट्रांसफर टू यू, ये ट्रांसफर टू यू इज पैडी फील्ड इन द सेम डीड ऑफ ट्रांसफर आस्क यू टू ट्रांसफर योर हाउस टू सी। Now if you want to have the paddy field, you must transfer your house to C because the transfer is transferring to you is paddy field on the condition that you give your house to C. Thus either you take the paddy field and part with your house or do not take it at all. This is called doctrine of election। या तो मैं वो खेत अपना खेत लेने के लिए मुझे घर दे दूँ या फिर मैं नहीं लूँ, या तो हाँ होगी या तो ना होगी, बीच का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। Conditions necessary for the application of this doctrine: the transferor must not be the owner of the property, the transferor must transfer the property of other person to third person। कोई थर्ड पर्सन का अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो खुद की प्रॉपर्टी नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर अगर वो कर रहा है तो। प्लस ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन हो रहा है ये सेम डीड के थ्रू होना चाहिए। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, दो अलग अलग ट्रांसफर डीड या टाइटल डीड के थ्रू अगर ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो फिर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फिर कोई मतलब ही नहीं ना। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ये दोनों बात होनी चाहिए कि या तो आप एक्सेप्ट करो या फिर आप रिजेक्ट करो। इसी घर को आप दे दो और बदले में मेरा ये घर आप ले लो, ये बात एक ही एग्रीमेंट के अंदर होगी, क्योंकि वो सेम एग्रीमेंट का पार्ट तभी बनेगा जब एक एग्रीमेंट के अंदर ये कंडीशन डाली जाएगी। अगर अलग अलग एग्रीमेंट के अंदर है तो मैं बोल दूंगा कि भैया ये एग्रीमेंट रखूंगा, ये नहीं रखूंगा, बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर बात एग्रीमेंट की चॉइस की नहीं है, बात यहाँ पर कंडीशन की चॉइस की है, जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंडीशन है।
ठीक है। अगर एग्रीमेंट की हो जाएगी तो मैं राइट अवे उस एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दूंगा, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का कुछ रोल ही नहीं रहा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का रूल ये है कि सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे बेनिफिट्स और उससे आने वाले लॉसेस को उठाना है, वो बर्डन मुझे उठाना है, उसके बीच में मैं चॉइस कर सकता हूँ। वहाँ पर अग्रीमेंट के बीच की चॉइस को यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं माना गया, क्योंकि फिर वो डॉक्ट्राइन का जो मेन मोटिव है वही खत्म हो जाएगा। चलो आगे आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब है, इसको डॉक्ट्राइन और ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर भी बोलते हैं। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है वो, चलो पढ़ ही लेते हैं ना, वेयर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी परमिट्स आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अनदर पर्सन हु इज़ नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी टू होल्ड हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने प्रथम को दिया होल्ड करने के लिए, तुम होल्ड करो यार, ठीक, ही इज़ नॉट द रियल ओनर, जस्ट वो एक होल्डिंग ओनर है कि यार तुम संभालो इस प्रॉपर्टी को, तुम इसके केयर टेकर हो, ठीक है। थर्ड पार्टी टू डील इन गुड फेथ, अब वो उस प्रॉपर्टी से डील करेगा, गुड फेथ के अंदर डील करेगा। विद पर्सन सो परमिटेड सच थर्ड पार्टी एक्वायर गुड टाइटल एज अगेंस्ट ट्रू ओनर। अब हुआ क्या, मैंने वो प्रॉपर्टी प्रथम को दी कि यार तुम इसका बेटा टेक केयर करो, मेरे पास मुझे इतना टाइम है नहीं। प्रथम ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी गुड फेथ के अंदर यहाँ पर सलोनी को सेल कर दी, तो क्या होगा, सलोनी शेल अक्वायर गुड टाइटल, ठीक है, शी विल अक्वायर अ बेटर टाइटल देन द ओनर हिमसेल्फ। मैं यहाँ पर ओनर हूँ, शी विल अक्वायर अ बेटर टाइटल देन द ओनर इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ पर उसने गुड फेथ के अंदर एक्ट किया, उसको ये नहीं पता था कि रियल ओनर इसका कौन है। तो यहाँ पर प्रथम ने अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करवाया, ही इज़ अ पर्सन ऑफ होल्डिंग आउट, ही इज़ एन ऑस्टेंसिबल ओनर, ठीक है। ये ट्रांसफर वॉइडेबल नहीं होते प्रोवाइडेड यहाँ पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। दीज ट्रांसफर्स आर कंसिडर टू बी एज वैलिड। प्लस ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन भी है टू द फैक्ट दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट द ओनर कैन ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये उसका एक्सेप्शन है। ऐसा बोला जाता है लॉ के अंदर, पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बेटर देन ही हैज़ हिमसेल्फ। जो जो ट्रांसफ़र का टाइटल जो आपको मिल रहा है वो ओनर से बेटर आपको टाइटल नहीं मिल सकता। इस केस के अंदर ये इसका एक्सेप्शन है, नहीं, यहाँ पर ओनर ट्रांसफ़र नहीं भी कर रहा है लेकिन फिर भी ये क्या है, बेटर टाइटल है, ठीक है, ये उसका एक्सेप्शन है। सो ऑस्टेंसिबल ओनर इज नॉट द रियल ओनर बट one who can represent himself as the real owner to the third party for such dealings. Ostensible ownership means apparent ownership which is derived from conduct or words, word से बोला उसने। Therefore in this doctrine a transfer can be made by a person even if he is not a real owner, ये यहाँ पर हो सकता है। It is exception to a rule that person cannot confer a better title than he has, ठीक है। इसको आगे रीड कर लेना, कोई वही सब बातें जो मैंने बताई हैं वही यहाँ पर बता रखी हैं कंडीशन के अंदर। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, लिस का मतलब होता है डिस्प्यूट, पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेंडिंग लिटिगेशन। बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई सूट पेंडिंग चल रहा है, कोई केस लॉ पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, और वो किसी भी तरीके की लिटिगेशन के अंदर है या सब्जेक्ट मैटर के अंदर है, तो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट कैन बी ट्रांसफर्ड विद द सब्जेक्ट टू प्रायर कंडीशन और द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अगर ये बोलता है कि हाँ इसको आप ट्रांसफ़र कर लो तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, अदरवाइज ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या डाली, देयर मस्ट बी अ सूट और प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, द सूट ऑफ प्रोसीडिंग शुड नॉट बी कॉल्यूसिव, कोई ना कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपने प्रॉपर्टी को लिटिगेशन में डाल दिया। लिटिगेशन मस्ट बी वन इन विच इन्वॉल्व प्रॉपर्टीज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन रेज होना चाहिए इस प्रॉपर्टी से ऊपर, उस प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी उस केस के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, उसका नाम आया होना चाहिए या उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट होना चाहिए उसके ऊपर। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ अदरवाइज डीलिंग विद द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट बाय एनी पार्टी टू लिटिगेशन, एक्चुअली में उस पार्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड डिस्प्यूट होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करनी है और इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, अब आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते।
Such transfer must affect the rights of the other party that may ultimately accrue under order or decree. दूसरे पार्टी के राइट्स इसके अंदर इम्पैक्ट होने चाहिए. अगला आता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, जैसा कि सीधा सीधा इससे नाम से भी पता पड़ रहा है अपने को, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर शैल नॉट हैव एनीथिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर. मेरे पास में बहुत सारी उधारी है, बहुत सारे लोग मुझसे पैसा मांगने आते हैं, क्या करूं यार. मैंने एक दिन बोला उनको कि मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है, ना मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है. और ये बोलने से पहले मैंने क्या किया, मेरा सारा पैसा, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने किसी और को ट्रांसफ़र कर दी कि कल को अगर मेरे खिलाफ वो कोई केस लेकर के आ जाए मुझसे पैसा रिकवर करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, देख लो यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं, पैसा कहाँ से दूँ. दिस इज़ नोन एज फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र. जानबूझ करके आपने अपनी उधारी से बचने के लिए क्या किया, पैसे को किसी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया. दिस इज़ नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र. कुछ याद आ रहा है, ऐसी कुछ बात अपन ने मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी करी थी, बेनामी के अंदर भी करी थी, सॉरी बेनामी के अंदर करी थी, जहाँ पर कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए किसी दूसरे को पैसा दे देता है. तो वो क्या है, देखो दोनों लॉ के अंदर आ गया ये. वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू बेनामी ट्रांजैक्शन. चलो, a debtor in order to defeat or delay the rights of a creditor may transfer his property to some person who may be his फ्रेंड और अ रिलेटिव. अब वो ऐसे जने को ट्रांसफ़र करेगा जिससे वो वापस पैसा ले भी तो सके, दोस्त को कर देगा, रिश्तेदार को कर देगा, भाई बहनों को कर देगा, ठीक है. When debtor transfers immovable property with intent to defeat or delay his creditors, transfer of property shall be voidable at option of any creditor so defeated or delayed. क्या होगा, voidable होगा, यानी कि उसके खिलाफ में कोई केस फाइल किया जा सकेगा. यहाँ पे The doctrine is basically made to discourage fraudulent transfer of property. ट्रांसफ़र को रोकने के लिए इस तरीके से, ताकि कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटी से यहाँ पर बच नहीं जाए, किसी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं कर सके, इसीलिए इस डॉक्ट्राइन को यहाँ पर लेकर के आया गया है. लास्ट डॉक्ट्राइन जो आता है, ये बेटा 2 बार पेज रिपीट हो रहे हैं, पेज नंबर 15, तो वो देख लेना एक बार, एक पेज को डिलीट कर देना. डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस. ट्रांसफरर कैन नॉट टेक बैक द प्रॉपर्टी only on the ground of non-registration of the documents if transferee has performed his part of the contract and has also taken the possession of the property or part of it. मैंने खाली इसी बेसिस पर, इसी कंडीशन के ऊपर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया कि आपने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. अरे यार ये कोई बात होती है. उसने प्रॉपर्टी खरीदने से रिलेटेड अपनी सारी कंडीशन को पूरा किया. गीतिका ने मुझे बोला कि सर मुझे आपको ये प्रॉपर्टी बेचनी है. मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं खरीदूंगा. तो मेरी यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारी हो सकती है, मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी कि मैं उसको प्रॉपर्टी का पूरा जो है वो पैसा दे दूँ, ठीक है. मैंने पैसा भी दे दिया. अब मैंने उसका रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अभी तक करवाया नहीं किसी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है. अभी तक ट्रांसफ़र डीड खाली तुमने मुझे दी है, मैंने एक्सेप्ट कर ली. बदले में मुझे अगर कुछ करना था, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा करके तुमको कोई डॉक्यूमेंट देने थे, मैंने वो नहीं दिए. अरे ठीक है ना, पैसा तो दे दिया ना, इसका मतलब मैं प्रॉपर्टी खरीदने का मेरा इंटेंशन है. तो मैंने मेरे दूसरे परफॉर्मेंस को फुलफिल नहीं किया, खाली उसके बेसिस पर आप प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज इन पार्ट परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस मेरे पार्ट पर पेंडिंग है. तुम उसको ग्राउंड्स बना करके ट्रांसफ़र को कैंसिल नहीं कर सकते. कौन, ओनर और द ट्रांसफर, ठीक है. डॉक्ट्राइन बेसिकली प्रोहिबिट्स ट्रांसफर फ्रॉम टेकिंग बैक प्रॉपर्टी. सीधे सा बोल दिया यहाँ पे, देखो. कंडीशन नेसेसरी टू अप्लाई द डॉक्ट्राइन. अब ये कब एप्लीकेबल होता है, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी. कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूँगा एक्सप्रेसली. इट मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन. पैसा तो मैंने दे ही दिया है. द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द ट्रांसफर हिमसेल्फ और ऑन हिज बिहाफ. साइन हो जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. द टर्म्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफर मस्ट बी असर्टेनेबल एंड रीजनेबल असर्टेनिटी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. सर्टेनिटी, सर्टेन होना चाहिए कि हाँ ये एक डेट पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी. ऐसा नहीं कि किसी कंडीशन के बेसिस पर है, ठीक है. यहाँ पर कंडीशनल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अनकंडीशनल ट्रांसफर की बात बोल रहा है इस पॉइंट के थ्रू, ओके. द ट्रांसफर शुड हैव टेकन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इन केस इज ऑलरेडी इन पोजीशन, ही मस्ट हैव कंटिन्यूड इन पोजीशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट हैव डन समथिंग इन फर्दरेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में होनी चाहिए और उसको पोजीशन दिखाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर काम करा हो जाना चाहिए. सपोज तो यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए मैंने बिल्डिंग, जो मेरी लैंड थी
जो मेरे पास पोजेशन में है, मैं ट्रांसफ़र ही हूँ, मेरे पास में कोई लैंड पोजेशन में है, मैं उसका पोजेशन दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने उसके आसपास बाउंड्री खड़ी कर दी, तो पता पड़ गया हाँ ये किसी ना किसी का पोजेशन है, इसके ऊपर तो बाउंड्री खड़ी करके कौन गया, तो दैट इज नोन एज फर्दर इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द ट्रांसफर मस्ट हैव फुलफिल और बी रेडी टू फुलफिल हिज पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. मेरा यहाँ पर इंटेंशन होना चाहिए कि मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को फुलफिल करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं है, मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा हूँ, दैट विल नॉट बी ओके. ठीक है, तो यहाँ पर बात आ गई ख़त्म होके डॉक्ट्राइन रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. आई होप समझ में आया होगा. अगला आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसफ़र. अब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बहुत स्पेसिफिक ट्रांसफ़र्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है. सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, एक्शनेबल क्लेम्स, मॉर्गेज एंड चार्ज. इसके अंदर काफ़ी सारे जैसे चार्ज तो तुम कंपनी लॉ में पढ़ लोगे. सेल, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, ये सब तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा. दो चीज़ें जो यहाँ पर यूनिक आती हैं इस पॉइंट पे वो मैं बता दूँगा, समझाऊँगा तुमको, बाकी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पर. अगर ज़बरदस्ती मैं यहाँ पे रीडिंग करूँ उसका कोई सेंस नहीं है. तो दो पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो है एक्शनेबल क्लेम्स एंड मॉर्गेज. आ जाओ पेज नंबर 20. एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा भी है एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है, लेकिन जब भी पूछते हैं तब शायद कि बच्चों को याद आता नहीं है बहुत बार. एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट, द वन दैट कैन बी रिकवर्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट सम एक्शन. कोई ना कोई काम करके आपको वो क्लेम को लेना पड़ेगा या उस पैसे की या उस क्लेम की रिकवरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो नहीं होने वाला. एक लाइन में यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, उसको तुम्हें लिखना. These are claims to unsecured debts. If a debt is secured by the mortgage of immovable property, it is not an actionable claim because the section clearly excludes such a debt. अभी मैं एक बार ये पढ़ रहा हूँ फिर मैं दूसरे टॉपिक पर आऊँगा. A debt is a money obligation which is usually recoverable by a suit. जो कि केस फाइल करके आप पैसे को रिकवर कर सकते हो. दैट इज़ अ डेट. मेरा किसी से मैं पैसे मांगता हूँ, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, मैं एक्शन लेकर के आऊँगा, सूट फाइल करूँगा उसके ऊपर और मेरे पैसे को रिकवर कर लूँगा. टू क्रिएट अ डेट देयर मस्ट बी अ सम ऑफ मनी विच इज़ ड्यू, दैट इज इट एग्जिस्ट. एग्जाम्पल एरियर्स ऑफ रेंट. मेरा रेंट उधार है, कोई पैसा मेरे को किसी से लेना है इनकम के फॉर्म में, वो भी तक दे नहीं रहा, मैं सूट लेकर के आऊँगा, कोई एक्शन लेकर के आऊँगा उसके ऊपर, उस पैसे को रिकवर कर लूँगा. इट इंक्लूड्स अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये बात थी एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर. अब अच्छा एक पॉइंट और है. हाँ, हेंस इट कैन बी सेड दैट actionable claim is not in possession of a person, but the person can claim such a debt by bringing an action in court of law. कोर्ट ऑफ लॉ आप केस फाइल करो, रिकवरी करो, आपको पैसा मिल जाएगा. सम एक्शन, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए उसके अंदर रिकवरी के लिए. सर रिकवरी के एक्शन क्या होते हैं? ऑक्शन, नीलामी करना, रिफंड मांगना सामने वाले से, कोई ना कोई प्रोसेस को इनिशिएट करना पैसे की रिकवरी के लिए. जैसे आईबीसी के अंदर आप क्या करते हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या होता है, आप रिकवरी के लिए कोई एक्शन के लिए सूट लेकर के आते हो या एक प्रोसेस आप लेकर के आते हो, तब जाकर के कहीं आपका पैसा रिकवर होता है. दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम. ठीक है, अब देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है. एक्शनेबल क्लेम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज फॉलोज. अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय अ मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब ऐसा क्यों बोला? मान लो यहाँ पर गीतिका बेटा तुम्हारे पास में मेरी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के तुमने मुझे 10 लाख रुपए उधार दिए हैं. इज दिस अ एक्शनेबल क्लेम और नॉट? इज दिस अ एक्शनेबल क्लेम और नॉट? नहीं, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है. तुमको मेरे से पैसा रिकवर करने के लिए मेरे ऊपर कोई भी एक्शन लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है. तुम तो सीधा सीधा मेरे को एक टाइम पीरियड दे दोगे कि सर आपने इस दिवाली से पहले अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो आपकी प्रॉपर्टी बेच करके मैं पैसे की रिकवरी कर लूँगी. नो पेंडिंग एक्शन, नो लीगल सूट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय गीतिका अगेंस्ट मी.
वो सीधे सीधे मार्केट में मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर देगी और अपना पैसा रिकवर कर लेगी। मेरे ऊपर कोई एक्शन सूट नहीं आया, मेरे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं किया गया पैसे की रिकवरी का। दिस इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। दैट मीन्स a property that is secured by a mortgage or as a collateral of another property, and a loan is secured by a mortgage, then that amount of debt cannot be said to be as an actionable claim। उसके ऊपर आप एक्शन ला ही नहीं सकते हो, ठीक है। सो debt being secured, debt hence are not actionable claim। जो debt जो secured है किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, उसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम नहीं आ सकता। और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन either actual or constructive of the claimant, where the civil code recognizes the affording ground for relief whether such debt or beneficial interest be existence, accruing, conditional और contingent। जैसे कॉपीराइट होता है, जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है कि आपके पास में उसकी कंस्ट्रक्टिव ओनरशिप है, एक्चुअल ओनरशिप नहीं है। क्या दिखाओगे कॉपीराइट के अंदर, क्या है मेरे पास, राइट है, अधिकार है, इंटेंजिबल एसेट है तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसके अंदर, बट और सिंस द ओनर हैज़ एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेम, एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है उसके पास में, वो कह सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। सो इन सिंपल वर्ड्स, एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स अ क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट। Here debt not secured by mortgage of immovable property or by pledge of immovable property। Examples of actionable claim: arrears of rent, PF amount standing to credit of members provident fund account, ये PF का है, ये actionable claim है। Money due from insurance policy, claim for rent to fall due in future। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ना बेटा, सबको रिकवर करने के लिए तुमको कोई ना कोई क्लेम या कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना, कोई ना कोई एक्शन लेना, कोई ना कोई काम आपको करना। अगला आता है नो एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्शनेबल क्लेम भी दे दिया इसने यहाँ पर। सिक्योर्ड डिवेंचर क्लेम विच इज़ डिक्रीड, जिसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास हो चुका है, डिक्री पास हो चुकी है। कॉपीराइट थ्रू अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम सिंस द ओनर हैज एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ऑफ द सेम। मेरे पास पोजेशन है उसका यार, फिर काय का तुम लेकर के आओगे उसके ऊपर एक्शन के लिए। राइट टू स्यू दो इट इज़ राइट बट नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, ये तो हमने एक्सेप्शन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई होगी। अगले जिस टॉपिक के ऊपर मैं आने वाला हूँ उसका नाम है मॉर्गेज। क्या नाम है, मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है यार, एक टॉपिक और आ रहा है मेजनल प्रॉपर्टी, भी बता दो क्या। चलो ठीक है, मैंने देता हूँ उसको। हाँ, मॉर्गेज बेसिकली यहाँ पर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में डिस्कशन की गई है। ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए भी हो जाता है कि एग्जाम के नंबर छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ मॉर्गेज एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज। हालांकि इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस की ऐसे डायरेक्टली आने की थोड़ी सी उम्मीद कम होती है, कभी कभार क्वेश्चन इसमें से इनडायरेक्टली भी आ जाता है, बस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर से क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली ही देखने को मिलेंगे। एक्सेप्शन सिचुएशन के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज ये टॉपिक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सो मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी in a specific immovable property for the purpose of securing payment of money advance or be advanced by a way of loan or performance of an engagement which may arise give rise to pecuniary liability। बड़ा सिंपल सा है, मुझे लोन लेना है, उस लोन लेने के लिए मैंने मेरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख करके बाजार से पैसा उठा लिया, ठीक है, दैट इज मॉर्गेज। Essentials of mortgage, there must be a transfer of interest in immovable property। यहाँ पर immovable property के अंदर मॉर्गेज होती है, ध्यान रखना इस बात को। प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफाइड, पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी। ट्रांसफर इज फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ लोन और डेट, कोई पैसा लेने के लिए, कोई उधार खड़ा करने के लिए मैंने वो ट्रांसफ़र किया प्रॉपर्टी का। सिंपल मॉर्गेज, अलग अलग तरीके की मॉर्गेज आती है, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के अंदर आते हैं सिंपल मॉर्गेज, वेयर विदाउट डिलीवरिंग पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मेरे पास में है, मैंने अभी तक पोजेशन किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया है। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of the sale to be applied so far as be necessary in payment of the mortgage
money, the transaction is called simple mortgage and the mortgagee a simple mortgagee. अब दो तीन बातें जो यहाँ पर बतानी मुझे ज़रूरी हैं. बेटा मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी डबोक में है. प्रॉपर्टी मेरे पोजेशन में है, मेरे पास ही रहेगी. मैं जैसा जो रेगुलर यूज़ उसका करता रहता हूँ वो मैं करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. मुझे अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई. वो प्रॉपर्टी मैंने सिमरन को दे दी गिरवी पर और उससे 10 करोड़ रुपए ले लिए. क्या बोला कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी के कागज़ तुम्हारे अपने पास रखो. मैं प्रॉपर्टी के कागज़ तुम्हारे पास में रहेंगे, मैं प्रॉपर्टी बेच ही नहीं पाऊँगा, तो मैं उस पैसे को यूज़ करूँगा, मेरी उस प्रॉपर्टी को भी मैं कंटिन्यूसली यूज़ करता रहूँगा. और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा करके उसको क्या बोला सिमरन को कि बेटा तुम प्लीज़ ये जब तक मैं पैसे नहीं चुका दूँ अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखना, और जब अगर मैं पैसे ना चुका पाऊँ मेरी प्रॉपर्टी को तुम बेच देना, ये तुम्हारा अधिकार है. जितना पैसा मेरा बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना पैसा उधार जो मैंने तुमसे लिया हुआ है जो मुझे तुम्हें चुकाना होगा, जब मैं पैसे नहीं चुका पाऊँ और तुम्हारे पास में ये सिचुएशन आ जाए कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी बेच करके पैसा रिकवर करना पड़े, उस डेट पर जितना पैसा तुम्हारे ऊपर उधार है मेरा जो मुझे तुम्हें देना है, उस पैसे को तुम मेरी प्रॉपर्टी को बेच करके रिकवर कर लेना. बाकी बचे हुए पैसे का क्या होगा सर? तो बेटा बाकी बचे हुए पैसे के लिए यहाँ पर कुछ बोला नहीं है. दैट मीन्स वो बाकी बचा हुआ जो पैसा है ऊपर का वो मुझे मिल जाएगा. मान लो 10 करोड़ का लोन दिया मैंने, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 15 करोड़, बेचते टाइम प्रॉपर्टी बिकी 20 करोड़ में, पैसा ड्यू था 12 करोड़, बाकी के 8 करोड़ का क्या होगा? बाकी के 8 करोड़ यहाँ पर मेरे पास में मुझे मिलने चाहिए. बात समझ में आई? वापस दूँ एग्जांपल. 10 करोड़ का लोन लिया, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 20 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची, एप्रिसिएशन भी तो होगा ना, 20 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची. अब उसको रिकवर खाली 12 करोड़ करने दे सिमरन को, बाकी बचे हुए पैसे किसके पास में जाएंगे? मेरे पास, मुझे मिलने चाहिए. ठीक है. दिस इज नोन एज सिंपल मॉर्गेज वेयर द प्रॉपर्टी आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यू ट्रांसफर फ्रॉम मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी. पेमेंट का मैंने अगर पे कर दिया तो मॉर्गेजर से प्रॉपर्टी उठ करके मॉर्गेजी के पास में आ जाएगी. कागज आएंगे खाली, यहाँ पर पोजेशन तो ऑलरेडी मेरे पास में ही है. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स अब ये समझाने की कोशिश करेगा सिंपल वर्ड्स में. समझा दिया मैंने. मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल where the mortgager ostensibly sell the mortgage property on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute, on or condition that on such payment being made the sale shall become void, or on condition that on such payment being made the buyer shall transfer the property to the seller. The transaction is called mortgage by conditional sale and the mortgagee by conditional sale. क्या मतलब है इसका? सिंपल वर्ड्स में बोला है, सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं इसको. थोड़ा सा ऊपर पैराग्राफ में कन्फ्यूजन हो रहा है. द मॉर्गेजर ऑफ ऑस्टेंसिबली अपेरेंटली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी. मैंने प्रॉपर्टी कोई अपनी गीतिका को सेल कर दी. ठीक है. द सेल बिकम्स वॉइड इफ द लोन इज रिपेड. मैंने क्या बोला, यार ये प्रॉपर्टी अभी तो मैं तुमको सेल कर रहा हूँ, बदले में तुम मुझे इसके पैसे दे दो. मैंने तुमको प्रॉपर्टी बेची, तुम मुझे पैसे दे दोगी. मैंने पैसे ले लिए, लेकिन मैंने इसके साथ में एक कंडीशन लगा दी कि देखो यार ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत प्यारी है, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट करी थी. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी मैं तुमको बेच तो रहा हूँ, लेकिन एक कंडीशन हाथ जोड़ के मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ कि भाई जब मैं पैसा चुका दूँ तुम प्रॉपर्टी मुझे दे देना, मेरे पास मुझे दे देना. तब तक इस प्रॉपर्टी को भगवान के लिए किसी को ट्रांसफ़र मत करना. जैसे ही मैं पैसा चुका दूँ प्रॉपर्टी मुझे दे देना. अगर मैं पैसा नहीं चुका पाया तो दिस प्रॉपर्टी विल कंसिडर टू बी एज दैट कि मैंने गीतिका तुम्हें ये प्रॉपर्टी सेल कर दी है. ठीक है. ये इतनी सी बात बस यहाँ पर बोलना चाह रहा है. द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट एंड बाइंडिंग इफ द लोन इज नॉट रीपेड एट अ स्पेसिफाइड टाइम. ये सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी अगर मैं गीतिका बेटा तुमको पैसे ना चुका पाऊँ तो. लेकिन तब तक के लिए एब्सोल्यूट सेल नहीं है, कंडीशन सेल है. कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है पूरा ये ट्रांजैक्शन कि ये सेल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा. ठीक है. आई होप बात समझ में आई होगी. यूजफैक्टरी मॉर्गेज वेयर द मॉर्गेज डिलीवर पोजेशन or expressly or by implication bind himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money
and to receive rents and profits or any part of such rents and profits and to appropriate the same in lieu of interest payment in the mortgage money or partly in lieu of interest, partly in payment of mortgage money. The transaction is called a usufructuary mortgage or mortgage ई एंड अनयूजफैक्टरी मॉर्गेज। बड़ा सिंपल सा और अच्छा सा पॉइंट है इसके अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है इसमें। यूजफैक्टरी मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने वो प्रॉपर्टी सूरज सर को उसका पोजीशन ट्रांसफ़र कर दिया और बदले में मैंने उसे पैसे ले लिए। मैंने सूरज सर को ये बोला कि यार एक काम कर, जो पैसे मैंने तेरे से लिए हैं, मेरे पास कोई अभी रनिंग इनकम तो है नहीं, खाली इस प्रॉपर्टी से ही मैं पैसा कमाता हूँ। इस प्रॉपर्टी से होने वाला जो भी रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, जो भी काम यहाँ पर होता है वो सारा तो अपने पास में रख, ठीक है। जो हर महीने मुझे किस्त चुकानी है, ब्याज जो तेरे को देना है, इंटरेस्ट जो मुझे तेरे को पे करना है, वो मैं पे नहीं करूँगा। इस प्रॉपर्टी से होने वाला जो भी इंटरेस्ट है, जो भी रेंट इस प्रॉपर्टी से मिल रहा है, ये सब तू रख, ठीक है। और मेरे उस पेमेंट को मेरे प्रिंसिपल अमाउंट और मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट करता जाए या एडजस्ट करता जा, वो एडजस्ट करता रहेगा। इस तरीके के ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं, यूजफैक्टरी मॉर्गेज, वेयर द मॉर्गेजर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी and it is used by the mortgagee and recovered from the profits and the interest that are arising out of that property, ठीक है। अब ये सिंपल वर्ड्स में फिर वापस इसको समझा रहे हैं, हमको तो बात ऐसी समझ में आ गई। इंग्लिश मॉर्गेज, where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgagee but subject to a provision that he will retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money as agreed. The transfer is called as transaction is called as English mortgage। सिंपल सा है ना, मैंने अपने आप के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी कि मैं ये पैसा तुमको रीपे कर दूंगा एक सर्टेन डेट के ऊपर। रीपे करने के बाद में प्रॉपर्टी मेरे पास में एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी, प्रोवाइड टू द कंडीशन दैट री ट्रांसफर टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एज अग्रीड, ठीक है ना, बात समझ में आती है। वापस पढ़ लेते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में। द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर एब्सोल्युटली बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी, मैंने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को एब्सोल्युटली। देयर इज अ पर्सनल अंडरटेकिंग टू पे द अमाउंट, देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रांसफर प्रॉपर्टी द प्रोविजन ऑफ री ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अमाउंट ड्यू। अगर सारा अमाउंट पे कर दिया तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं किया तो वापस से री ट्रांसफर होगी। द रेमिट टू द मॉर्गेज इज बाय वे ऑफ सेल एंड नॉट बाय वे ऑफ फोरक्लोजर। अब वो पैसा मेरा नहीं चुका रहे तो मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं है कि बोल दूंगा छोड़ो यार मेरे को तुमको पैसा देने नहीं, मेरा पैसा वापस दे दो, नहीं, वो प्रॉपर्टी बेच खाएगा, ठीक है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल फी, टाइटल डीड, वेयर अ पर्सन इन केस ऑफ द any of the following towns namely Calcutta, Madras, Bombay and any other town where the state government concerned may by notification in the official gazette specify in this behalf deliver to a creditor or his agent documents of title of immovable property with the intent to create a security thereon, the transaction is called a mortgage by deposit of title deed। अब ये इन पुराने शहरों के अंदर ऐसा होता था कि डॉक्यूमेंट जो टाइटल डीड होती थी प्रॉपर्टी की, उसके बेसिस के ऊपर आपको लोन मिल जाता था। तो ये सब चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है, ऑफिशियल गेजेट के अंदर नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ऐसे प्रोसेस से भी यहाँ पर लोन हो सकता है, आपने टाइटल डीड डिपॉजिट करी, आपको पैसा मिल गया, ठीक है। क्रेडिटर को आपने टाइटल डीड दे दी तो उससे आपने पैसा ले लिया, डेटर को आपने दे दी उससे पैसा ले लिया, तो आप टाइटल डीड प्रॉपर्टी टाइटल डीड को एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करके आप पैसा उठा रहे हो एज अ मॉर्गेज। वो टाइटल डीड आपका एज अ मॉर्गेज है, पोजेशन आपके पास में ही है लेकिन वो टाइटल डीड क्या है, एज अ मॉर्गेज की तरह यूज होती है। The mortgage prevails against a subsequent transferee who takes under a registered instrument. This mortgage prevails against all who are a bona fide purchaser for value without notice। जितने भी bona fide purchasers हैं उनका यहाँ पर राइट प्रिवेल होगा। Anomalous mortgage, a mortgage which is not a simple mortgage, which is not a mortgage by conditional sale, which is not a usufructuary mortgage, which is not an English mortgage, which is not a mortgage by title deed, which is within the meaning of this section is called as anomalous mortgage। जो कहीं पर भी कवर नहीं होती वो यहाँ कवर होती है, रिसाइकल भी नहीं है। सीन मॉर्गेज, वेयर द मॉर्गेजर, पॉइंट नंबर 7 सीन मॉर्गेज, हाँ वो सीन है, प्यूजिन नहीं है, सीन मॉर्गेज।
where the mortgagor having mortgaged his property mortgages it to another person to secure another loan. The second mortgage is called a Hussein mortgage. Where A mortgages his house worth 1 lakh to B for 40,000 and mortgages the same house to C for a further sum of 30,000. The mortgage to B is the first mortgage and that to C is second or seen mortgage. C is the seen mortgagee and can recover the debt amount subject to the right of B, the first mortgagee, to recover his debt of 40,000 प्लस इंटरेस्ट. सिंपल पॉइंट है. दो लोगों से अगर आपने एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है तो सेकंड पर्सन जिससे आपने लोन लिया है उसको क्या बोलेंगे? सीन मॉर्गेज. जो सेकंड पर्सन जिसने उसके ऊपर लोन ग्रांट किया है मॉर्गेजर, उसके लिए वो क्या होगी? सीन मॉर्गेज होगी. एक से ले लिया 30,000 का लोन, दूसरे से उसी प्रॉपर्टी पे ले लिया 40,000 का लोन, तो दूसरे जिस पर्सन से वो 40,000 का लोन लिया है दैट इज अ सीन मॉर्गेज. उसके लिए क्या है? वो सीन मॉर्गेज है. सब मॉर्गेज where the mortgage is transferred by mortgage his interest in the mortgage property or creates a mortgage of a mortgage, the transaction is known as sub mortgage. Where A mortgages house to B for 10,000 and B mortgages mortgagee right to C for 8,000, B create a sub mortgage. जैसे वो सब लीज होती है, सब रेंट होता है ना, वैसे यहाँ पर ये सब मॉर्गेज होती है. मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी तुमसे मॉर्गेज पर ली और फर्दर वो प्रॉपर्टी मैंने लेने के बाद किसी और से को भी मॉर्गेज पर दे दी. अब वो मॉर्गेज की मॉर्गेज क्रिएट हो गई, दैट इज सब मॉर्गेज. ठीक है. अरे वापस समझा दूँ, कन्फ्यूजन होगा तो. मान लो यहाँ पर मैंने सिमरन से कोई प्रॉपर्टी ली, उसने मेरे को अपनी कोई प्रॉपर्टी दी और बदले में मैंने उसको पैसा दे दिया, तो मेरे पास में उसकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी मैंने फर्दर किसी और को मॉर्गेज पर दे दी और मैंने भी पैसा ले लिया. मैंने जो लिया किया वो क्या था? सब मॉर्गेज. ठीक है. रूल्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं. 3-4 रूल्स हैं. राइट ऑफ रिडेम्पशन. मॉर्गेजर हैज़ द राइट टू रिडेम्पशन द प्रॉपर्टी सिक्योर्ड एज सिक्योरिटी. अब अगर मेरे को अगर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर पैसा मेरी रिकवरी अगर नहीं हो पाई तो क्या करूँगा? ऑब्वियसली बात है, मैं उस प्रॉपर्टी को बेचूंगा, क्योंकि मेरा रीपेमेंट कैसे होगा फिर? रिडेम्पशन मीन्स टू टेक बैक द मॉर्गेज प्रॉपर्टी by paying the mortgage money at any time after a stipulated date of repayment. Redemption mean to take back the property. अच्छा, यहाँ पर ये उस redemption की बात कर रहा है. ओके सॉरी, ओके नहीं, यहाँ पर ये बोल रहा है redemption mean, मैं समझा सेल की बात कर रहा है, क्योंकि सेल का पॉइंट भी है इसके अंदर एक जगह. ओके. redemption mean to take back the property mortgage property by paying the mortgage money at any time after the stipulated date of repayment. मैंने मेरी प्रॉपर्टी को एज अ मॉर्गेज लोन दे करके कोई पैसा ले रखा है और मैंने बोल रखा है कि इस पर्टिकुलर डेट पर मैं पैसा दे दूंगा. ठीक है. इतने टाइम पीरियड के बाद मैं पैसा दे दूंगा. मैं अगर नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा? और अगर मैं पैसा अगर चुका देता हूँ तो क्या होगा? वो प्रॉपर्टी वापस से मेरे पास में रिडीम होकर के आ जाएगी. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एनी टाइम आफ्टर द प्रिंसिपल अमाउंट बिकम ड्यू द मॉर्गेजर हैज द राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी. मेरा यहाँ पर अधिकार है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी वापस से पा सकता हूँ या ले सकता हूँ. Mortgagor can exercise his right before the right is extinguished by the act of parties or by a decree of court or before it is barred by the limitation act. प्रॉपर्टी ये अपने राइट को आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रोवाइडेड किसी और का राइट इसके ऊपर नहीं आ जाए. कैसे आएगा भैया? दूसरे का राइट, आपने पैसा ही नहीं चुका है, दूसरे का राइट अराइज हो गया, वो रिडीम करके खुद पैसा ले लेगा. या फिर लिमिटेशन एक्ट. अ मॉर्गेजर कैन रिडीम द प्रॉपर्टी विद इन 60 years आफ्टर द मनी हैज बिकम ड्यू. 60 साल के अंदर अंदर ले सकता है, ये लिमिटेशन पीरियड है. This right to redeem the property even after the time of payment has elapsed is called right of equity or redemption. इसको क्या बोलते हैं? right of equity और right of redemption बोलते हैं. जो कि पैसा मेरा मैंने पे कर दिया उसके बाद में मुझे वो प्रॉपर्टी मिल सकती है. ठीक है. Doctrine on clause of equity redemption. Mortgagor has right to redemption by virtue of mortgage deed. This right is considered to be inalienable and cannot be taken away from a mortgagor by any means of any contract to its contrary. वो राइट जो आप मॉर्गेजर से किसी भी तरीके से नहीं ले सकते, इनएलिनिएबल है. आप उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते उसके इस राइट को रोकने के लिए. रिडेम्पशन मीन्स द एक्ट ऑफ द वेंडर ऑफ द पार्टी इन बाइंग इट बैक अगेन फ्रॉम द परचेज एट द सेम और एन एनहांस्ड प्राइस. ये मेरा राइट है, मैंने पैसा चुका दिया यार, मेरा ये राइट है, मैंने पैसा चुकाने के बाद में मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. इसके ऊपर कोई भी माइंड इट, इसके ऊपर कोई भी कंडीशन लगा करके उसके इस राइट को डैमेज करने की कोशिश नहीं की जा सकती है.
Mortgagee can get his property back from the mortgagee on paying the amount borrowed from him. Clause on a right means the insertion of any clause or any provision in the mortgage deed which would alienate mortgagor of his property under certain circumstances. ऐसी कोई भी कंडीशन या ऐसा कोई भी रूल आपने अगर उसके अंदर इंसर्ट किया जो कि उस बेचारे मॉर्गेजर के राइट को डैमेज करने के लिए आपने ऐसा किया या फिर उसको परेशान करने के लिए या उसको इससे रोकने के लिए अगर आपने किया, दैट विल बी नॉट बी कंसिडर टू बी एज अ वैलिड पॉइंट. इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ क्लॉग ऑफ इक्विटी रिडेम्पशन. And this amount of transaction will be considered to be as void ab initio, that is it will be void from the beginning. Doctrine of marshalling. If the owner of two or more properties mortgage them to one person and then mortgages one or more of the properties to another person, if the owner of two or more properties mortgage them to one person, दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी का एक ओनर है, उसने अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी एक पर्सन को गिरवी पर दिया है, एंड देन मॉर्गेजेस वन और मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज टू अनदर पर्सन. मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी मैंने किसी एक पर्सन को बाहर गिरवी दे दी, उसके बाद में मैंने 2 प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को गिरवी दे दी. द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, तो जो मॉर्गेजी होगा जिसको मैंने गिरवी पर दिया है, एंटाइटल टू हैव द प्रायर मॉर्गेज डिससेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज नॉट मॉर्गेज टू हिम, तो वो फिर अपने प्रॉपर्टी की रिकवरी कहाँ से करेगा? सीधी सी बात है, मॉर्गेजी वहाँ पर फिर अपने पैसे की रिकवरी कहाँ से करेगा? जब अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो वो खाली उसी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकता है जिसके ऊपर कोई भी मॉर्गेज क्रिएटेड नहीं है. अब ये बात यहाँ पर बड़ी रिस्की है. मान लो एक पर्सन उसके पास 10 प्रॉपर्टी है, सब पे उसने मॉर्गेज क्रिएट कर दी. अब अगर कोई मॉर्गेजी को पैसा के रिकवर करना है तो वो क्या करे भाई? क्या करे? कोई भी प्रॉपर्टी बची नहीं है पैसा रिकवर करने के लिए. तो यहाँ पर रूल तो ये बोल देता है कि आप उसी प्रॉपर्टी से पैसा रिकवर करोगे जहाँ पर जो प्रॉपर्टी फ्री है, जिसके ऊपर मॉर्गेज नहीं है. देखते हैं आगे क्या बोलता है. एंटाइटल टू हैव द प्रायर मॉर्गेज डेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी इज नॉट मॉर्गेज टू हिम. अच्छा, बात समझ में आई. अब इस बताता हूँ एग्जाम्पल. अच्छा, पढ़ लेते हैं पहले. सो फार इज द सेम इवेंट विल एक्सटेंड बट नॉट एज टू प्रिजुडाइज द राइट ऑफ द प्रायर मॉर्गेज. दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग. क्या हुआ? यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी मेरे पास में थी जिसको मैंने गिरवी रख करके कोई लोन ले लिया, सारी प्रॉपर्टी पे मैंने लोन ले लिया. तो जो प्रॉपर्टी मैंने के ऊपर मेरा लोन खड़ा हुआ है, मैं क्या करूँगा? रिकवरी करूँगा उसके पैसे के लिए, उस लोन की रिकवरी के लिए मैं कोई ना कोई सूट लेकर के आऊँगा. तो क्या बोला? एंटाइटल टू हैव द प्रायर मॉर्गेज डेट सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट मॉर्गेज टू हिम. जो प्रॉपर्टी मेरे पास में मॉर्गेज नहीं है उस प्रॉपर्टी से मैं पैसा रिकवर कर सकता हूँ. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी से मैं पैसा रिकवर करूंगा. सो फार एज द सेम विल एक्सटेंड बट नॉट एज टू प्रिजुडाइज द राइट ऑफ द प्रायर मॉर्गेज. लेकिन किसी दूसरे, अगर मान लो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी किसी पर्सन ने मॉर्गेज अगर ले रखा है, यानी कि यहाँ पर मॉर्गेजर इतना बदमाश आदमी है कि उसने उस प्रॉपर्टी को, दूसरी प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज कर करके लोन ले लिया, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आप पैसा कहाँ से रिकवर करोगे? फिर आपको ऑब्वियस ही बात है वो सारे दूसरे मॉर्गेजेस से ही पैसा रिकवर करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर आपको पैसा रिकवर करने के लिए इसी तरीके से आप पैसा रिकवर कर सकते हो कि सामने वाले दूसरे मॉर्गेजी के राइट्स यहाँ पर उनको नुकसान नहीं पहुँचे, उनके राइट को यहाँ पर कोई हानि नहीं पहुँचे, उनके राइट यहाँ पर डैमेज नहीं हो. तो बेटा यहाँ पर सारी बातें फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ जाती हैं. ठीक है, इस तरीके की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग. ठीक है, अब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर की बात कर रहा है. मॉर्गेजर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट, ही विल असिस्ट द मॉर्गेजी टू एंजॉय क्वाइट पोजेशन. ठीक है ना, ये तो मॉर्गेजर के राइट हैं. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आता है, मॉर्गेजर विल पे पब्लिक डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. मॉर्गेज कॉवेनेंट्स का मतलब कंडीशन एज टू पेमेंट ऑफ द रेंट ड्यू एज ऑन लीज वेयर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज लीज्ड. अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज पर दिया हुआ है तो वहाँ पर पेमेंट जो भी होगा रेंट ड्यू का वो मॉर्गेजर को मिलेगा. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ प्रायर इनकम्बेंसेस भी था, सेकंड और सब्सिक्वेंट इनकम्बेंस ऑन द प्रॉपर्टी, राइट ऑफ द मॉर्गेजेस और उसकी रेमेडीज़ की यहाँ पर बात की गई है. ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म होता है. बचे हुए 2 जो टॉपिक हैं जो मैंने बताया तुमको, चार्ज वाले और बाकी दूसरे वाले सेल एक्सचेंज वगैरह, इसको सब एक बार रीड कर लेना. सिंपल है, कोई इतना कुछ खास डिस्कशन के लायक इसमें बात नहीं है. डिस्कशन वाली जो बात थी वो हम लोग पहले कर चुके हैं. ठीक है, तो
आज के लिए इतना बहुत है। आज का लेक्चर लंबा है, थोड़ा सा ध्यान से और टाइम लेकर के एक बार देख लेना। वैसे लास्ट में बात बोल रहा हूँ तो देख ही लिया होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।